नमस्कार। हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 विषय विज्ञान जिसका पहला अध्याय था वो था फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसके बारे में थोड़ी अपन ने जानकारी ये प्राप्त की। उसके बाद अपन ने पढ़ा था खरीफ फसलें कितने प्रकार की होती है। तो फसलों को दो वर्गों के अंदर बांटा गया है। एक तो होती खरीफ की फसल, एक होती रबी की फसल। खरीफ की फसल होती है धान है, मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली है, कपास है, ये सारी होती है खरीफ की फसलें होती है। और एक होती रबी की फसलें जो अक्टूबर से मार्च के मध्य तक उगाई जाती है। और इसमें गेहूँ है, चना है, मटर है, सरसों, अलसी और रबी की फसल के उदाहरण हैं। फिर क्या पढ़ी, इस पर आधारित फसल पर आधारित पद्धतियाँ, आधारित फसल पर जो पद्धतियाँ थी वो पढ़ी। उनमें पहली जो पद्धति थी वो पढ़ी अपन ने। पद्धति पढ़ी मिट्टी को तैयार करना। और 7 पद्धतियाँ हैं। कितनी पद्धतियाँ हैं? 7, जिसमें मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। जिसमें मिट्टी को तैयार करना ये हम चर्चा कर चुके थे। जिसमें कृषि के औजार, इनके बारे में, जैसे फाल है, हल, सेप्ट है, इनके बारे में, ये जुताई किसे कहते हैं, इन सभी कुदाली वगैरह होते हैं, इन सभी के बारे में अपन ने चर्चा की थी। जैसे ये कल्टीवेटर वगैरह सब अपन ने चर्चा की थी। आज हम जो है इसका दूसरा जो चरण है उसकी हम चर्चा करते हैं। और दूसरा जो चरण है वो है बुआई करना। वो क्या है? बुआई करना। देखो बुआई कैसे की जाती है, तो बुआई के अंदर क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है। देखो बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बुआई जो होती है ना वो फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। अगर आप बुआई नहीं करोगे तो फसल का उत्पादन भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बुआई नहीं करोगे तो फसल अंकुरित भी नहीं होगी। अगर अंकुरित नहीं होगी तो क्या होगा? क्या आप फसल उत्पादन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ये पहला चरण होता है, क्या? बुआई करना। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले एवं साफ स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। अगर आपको बुआई करनी तो बुआई करने से पहले आप क्या करोगे? साफ और स्वच्छ बीजों का क्या करोगे? चयन करोगे। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। और किसान जो होता है वो उपज जो भी बीज होते हैं ना, वो उन बीजों के अंदर जो बीज उपज अधिक देते हैं, उपज क्या देते हैं? अधिक देते हैं, उनको किसान क्या देता है? प्राथमिकता। क्या देता है? प्राथमिकता देता है। बीजों का चयन कैसे करेंगे? देखो एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही थी। देखो ये एक लड़की है और कह रही है कि मैंने अपनी माँ को देखा, और वो जो माँ है वो क्या कर, चने के जो बीज होते हैं वो एक बर्तन के अंदर डालकर पानी, उसके अंदर क्या डाल रही है? पानी डाल रही है। तो उसने फिर क्या देखा कि कुछ मिनट पश्चात बीज, पानी के अंदर जो कुछ बीज थे वो क्या आगे तैर कर ऊपर आने लगे। और मुझे आश्चर्य होगा कि कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने क्यों लगे। अब क्या हुआ कि कुछ बीज, तो जैसे मान लो ये एक बर्तन है और इस बर्तन के अंदर ये क्या है? पानी है। ये क्या है? पानी है। और इस पानी के अंदर ये क्या डाला है? बीज। क्या डाले हैं? बीज डाले तो कुछ बीज क्या होंगे? ऊपर की ओर तैरेंगे। और कुछ बीज क्या होंगे? जो ये तल है, इस तल के नीचे क्या हो जाएंगे? बैठ जाएंगे। तो जो बीज तल के नीचे बैठ गए वो तो क्या है? भारी है। क्या है? भारी है। मतलब वो क्या है? वो स्वस्थ बीज है। कैसे बीज है? स्वस्थ बीज है। और जो बीज ऊपर आ गए वो कैसे हैं? खोखले। कैसे हैं? खोखले का मतलब है वो अंकुरित होने योग्य नहीं है, यानी कि वो अंकुरित नहीं होंगे। वो क्या नहीं होंगे? अंकुरित नहीं होंगे। वो क्या होंगे? अंकुरित नहीं होंगे। क्रियाकलाप 1.1, एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भरिए और इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए। भली भांति क्या करना? हिलाना। और कुछ समय क्या करिए?
प्रतीक्षा कीजिए। अब क्या किया आपने, जैसे मान लो ये बीकर है, जैसे ये क्या है, बीकर है, और इसके अंदर क्या डाले, ये गेहूं के दाने, क्या डाले, गेहूं के दाने। तो जब आप इसके अंदर इसमें गेहूं के दाने डाले, फिर आपने क्या डाला ऊपर से, पानी, क्या डाला, पानी। तो कुछ देर से आपने देखा कि कुछ जो बीज हैं वो क्या हो गए, ऊपर की ओर तैरने लगे, कुछ बीज ऊपर की ओर तैरने लगे, क्योंकि वो कैसे हैं, खोखले, कैसे हैं, खोखले। खोखले होने का मतलब वो कैसे हैं, हल्के बीज हैं, हल्के होने की वजह से क्या हो गए, वो ऊपर की ओर तैरने लगे। और कुछ जो इसका जो तल है, तल के नीचे क्या हो गए, बैठ गए, तल के नीचे बैठ गए। इसका मतलब जो बीज तल के नीचे बैठ गए हैं वो कैसे हैं, जो बीज तल के नीचे बैठ गए वो कैसे हैं, स्वस्थ, कैसे हैं, स्वस्थ। और जो स्वस्थ बीज होते हैं वो क्या होते हैं, अंकुरण के लिए क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, मतलब आसानी से वो क्या हो जाएंगे, अंकुरित हो जाते हैं। आई बात समझ में। इस तरह से क्या करते हैं अपन, अच्छे और स्वस्थ बीजों का क्या करते हैं, चयन करते हैं। तो जो बीज अस्वस्थ होंगे, जो बीज खोखले होंगे वो क्या आएंगे, ऊपर की ओर आ जाएंगे, और जो बीज खोखले और होंगे वो क्या आएंगे, ऊपर की ओर आ जाएंगे, और जो बीज हल्के होंगे वो क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे, और नीचे होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, वो कैसे होंगे, स्वस्थ बीज होंगे। देखो आगे, अब देखो यही क्रियाकलाप है और यही दिया गया, देखो क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं, ये प्रश्न है, क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं, बिल्कुल तैरने लगते हैं। और जो बीज पानी के पेंदे में बैठ जाते हैं वे कैसे होते हैं, हल्के हैं या भारी है। जो पानी के नीचे बैठ जाते हैं वो हल्के हैं या भारी है, मतलब जो तैर रहे हैं वो तो कैसे हैं, हल्के हैं, और जो पानी के नीचे बैठ जाते हैं वो कैसे हैं, भारी है, वो कैसे हैं, भारी है। क्षतिग्रस्त बीज एवं खोखले हो जाते हैं और इस कारण वह हल्के होते हैं, और ये जल की सतह होती है उसके ऊपर क्या करते हैं, तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की ये एक अच्छी विधि है। मतलब जब दोनों बीज साथ में होते हैं, जैसे एक बीज होते हैं वो कैसा होता है, स्वस्थ, कैसे होते हैं, स्वस्थ, और एक कैसे होते हैं, खराब, कैसे होते हैं, खराब। जब ये दोनों बीज क्या होते हैं, एक साथ, क्या होते हैं, एक साथ होते हैं, क्या होते हैं, जब ये दोनों बीज एक साथ होते हैं तो क्या होता है, इनको अलग करने की जो ये विधि होती है ना, ये विधि बहुत अच्छी विधि होती है। इससे उपयुक्त और कोई विधि नहीं हो सकती कि आप बीजों को स्वस्थ कर सकते हो। देखो, बुआई से पहले बीज के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। बुआई से पहले जो बोने के जो औजार होते हैं ना, जो बीज बोने के जो औजार होते हैं उनके बारे में जानना अति आवश्यक है। अब औजार दो प्रकार के, औजार कितने प्रकार के हो गए, अब जो औजार है ना वो औजार दो प्रकार के, कितने प्रकार के, दो। एक तो है परंपरागत, कैसे हैं, परंपरागत, और दूसरे जो है ये तो पहले, और दूसरे हैं वो क्या है, गैर परंपरागत, कैसे हैं, गैर परंपरागत, गैर परंपरागत। देखो परंपरागत क्या होते हैं, देखो जो परंपरागत होते हैं वो क्या होते हैं, परंपरागत औजार, पहला अपने पास औजार आता है परंपरागत औजार। कौन सा औजार आता है, परंपरागत औजार। परंपरागत औजार में क्या होता है कि परंपरागत औजार परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है, और बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीली सिरों वाले पाइपों से गुजरते हैं, और इस सिरे को मिट्टी में भेद कर बीज को स्थापित किया जाता है। जैसे ये हल, जिसको बोलते हैं हल, क्या बोलते हैं, हल, जिसके ऊपर ये देख लो, ये ऊपर एक कीप के नुमा आकार है और इसके अंदर ये नली है, और यहाँ पर ये जो ज़मीन के अंदर
धंसे गए होते हैं, जहाँ पर 3 नालियाँ होगी और 3 नालियाँ जो होगी वो यहाँ से जैसे ये ज़मीन के अंदर यूँ चलेगा तो क्या होगा, बीज ज़मीन के अंदर धंस जाएगा और मिट्टी जो होगी वो वापस इसके ऊपर आ जाएगी, जिसे बोलते हैं हल। क्या बोलते हैं? हल। और हल के बारे में हम आगे चर्चा की है जुताई वाले सेक्शन में। यह बीज बोने का कौन सा तरीका है? पारंपरिक तरीका है, मतलब पुश्तैनी धंधा है, ये पुश्तैनी है। मतलब अपने जो दादा परदादा होते थे ना, वो मतलब बैलों का इस्तेमाल करते थे। बैलों की सहायता से क्या करते थे? खेत को जोतते थे। और जब वो बैलों की सहायता से खेत को जोतते थे तो उनमें फसल भी अच्छी होती थी और उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई का भी सामना नहीं करना पड़ता था। देखो ये है आधुनिक। ये कैसा है? आधुनिक। इनको बोलते हैं कल्टीवेटर। क्या बोलते हैं? कल्टीवेटर। और कल्टीवेटर आप बहुत देखते होंगे, जिनको हिंदी में बोलेंगे क्या? सीड ड्रिल। क्या बोलते हैं? सीड ड्रिल, मतलब ठोस कल्टी। समझ में आ रही है? ठोस कल्टी। कल्टीवेटर भी इसी के समान ही होता है, लेकिन ये होती है ठोस कल्टी। अब देखो सीड ड्रिल क्या होता है। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर के द्वारा संचालित सीड ड्रिल चित्र 1.2 जो ऊपर दिया गया है का उपयोग होता है और इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। इससे आसानी की बात क्या होती है? अगर आप जमीन के अंदर बीज बो रहे हो, अगर आप ज़मीन के अंदर बीज बो रहे हो, जैसे मान लो ये सीड ड्रिल चल रहा है तो इसके अंदर क्या है, अगर मान लो ये बीज बन रहे हैं तो इनके अंदर जो ये दूरियां हैं ना, ये दूरियां हैं वो क्या होती है? समान बनी रहती है। इस तरह से ये जो दूरियां होती है ना वो इस तरह से क्या होती है? समान बनी रहती है। ये इसकी मुख्य विशेषता होती है। देखो आगे बनी रहती है। और ये और क्या करता है? ये यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी के द्वारा ढक जाए। और ये भी सुनिश्चित करता है कि जो बीज जो होते हैं वो अगर आपने बुआई कर दी और बुआई के बाद मिट्टी से जो बीज होते हैं वो पूर्णतः क्या होना चाहिए? ढकने चाहिए। और ढके क्यों? बीज जो होते हैं वो मिट्टी से क्यों ढके जाएं? क्योंकि इससे क्या होगा? इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाया जाने से रोका जा सके। और सीड ड्रिल के द्वारा बुआई करने से समय और श्रम दोनों की क्या होती है? बचत होती है। तो इसमें मुख्य लाइनें क्या है? मुख्य लाइनें सीड ड्रिल की याद रखना कि एक तो क्या है, ये ट्रैक्टर के द्वारा संचालित होता है। दूसरा क्या होता है कि इसके द्वारा जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं? उनके अंदर समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। और बीज जो क्या होते हैं वो मिट्टी के बुआई करोगे तो मिट्टी के अंदर क्या होंगे? आराम से मिट्टी को बीज जो होंगे वो मिट्टी के अंदर ढक लेंगे। और दूसरा क्या होता है कि ढकेंगे क्यों? क्योंकि जो बीज होंगे वो पक्षियों के द्वारा खाए जाने से रोका जा सके। और सीड ड्रिल क्या करता है? इसके अंदर समय और श्रम दोनों की क्या होती है? कम लगता है। समय भी कम लगता है और श्रम भी क्या होता है? कम। ये क्या है? एक क्या कह रहा है? ये कोई लड़का है, कह रहा है, देखो क्या कह रहा है कि मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला है। क्या है? पौधशाला या नर्सरी है। और नर्सरी वह होती है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे पौधे मिलते हैं। विभिन्न प्रकार के क्या मिलते हैं? छोटे मोटे पौधे मिलते हैं। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे गए हैं। और वे इस प्रकार रखे क्यों गए हैं? इसने देखा है कि जो पौधे हैं वो छोटे छोटे थैलों के अंदर इस प्रकार रखे गए हैं और उन्होंने इस प्रकार रखे हैं। तो क्यों रखे हैं? देखो आगे जानने का प्रयास करते हैं। वापस आगे लड़की कहती है कि धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। जो धान यानी कि जो चावल जैसे जो पौधे होते हैं इनको पहले कहाँ उगाया जाता है? पौधशाला में। कहाँ उगाया जाता है? पौधशाला में उगाया जाता है, जिनको बोलते हैं देसी भाषा में बोलते हैं रोप। क्या बोलते हैं? रोप कहते हैं। तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर दिया जाता है या रोपित कर देते हैं। और कुछ वनीय पौधों एवं पुष्पी पौधों पौधशाला के अंदर उगाए जाते हैं। देखो पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के में उचित दूरी होना क्या है? आवश्यक है। अगर आप बीज बो रहे हो, क्या बो रहे हो? बीज बो रहे हो तो उनके अंदर जो उचित दूरी है वो निर्धारित होनी चाहिए। अगर निर्धारित दूरी नहीं है तो आप उसके अंदर जो आपकी बोई हुई फसल है वो जितनी आप चाहोगे कि मुझे इतनी उत्पादन चाहिए तो उतना पर्याप्त उत्पादन नहीं हो पाएगा।
देखो आगे। पौधे को पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश, जो एक पौधा होता है ना, पौधे को पर्याप्त मात्रा के अंदर सूर्य का जो प्रकाश है वो मिलना चाहिए, और पोषक पोषक भी मिलने चाहिए, जो कहाँ से मिलेंगे, मृदा से। कहाँ से मिलेंगे, मृदा से मिलते हैं। और जल पर्याप्त मात्रा में होता है, और इनको जो जल है वो भी पर्याप्त मात्रा के अंदर मिलना चाहिए। और अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। अब ये तो था बुआई करना, ये क्या था, बुआई करना। क्या था, बुआई करना। और अभी है खाद और उर्वरक को मिलाना, खाद और उर्वरक को मिलाना। तो देखो, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, वे पदार्थ जिनको मिट्टी के अंदर पोषक स्तर जो होता है उसको मिलाने के लिए बनाया। अब देखो, वे पदार्थ जो मिट्टी की जो पोषक जो स्तर होता है, जो पोषक मतलब जो मिट्टी की जो फसल को उत्पादन करने की जो क्षमता होती है उसको बनाए रखने के लिए जो भी इसके अंदर मिला जाता है उसको क्या कहते हैं, यहाँ तो खाद, यहाँ उर्वरक। यहाँ तो खाद मिलाओगे, यहाँ क्या मिलाओगे, उर्वरक मिलाओगे। यहाँ क्या मिलाओगे, उर्वरक मिलाओगे। मैंने एक खेत में उगने वाले स्वस्थ पौधे फसल पौधों को देखा है, जबकि पास के खेत में पौधे कमज़ोर थे। अब देखो, दो खेत हैं, ये कोई व्यक्ति है और कह रहा है कि जैसे ये एक खेत है, तो एक खेत के अंदर जो पौधे हैं वो कैसे हैं, स्वस्थ हैं। कैसे हैं, स्वस्थ हैं। और एक खेत है उसके अंदर पौधे कैसे हैं, कमज़ोर हैं। कैसे हैं, कमज़ोर हैं। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि इस खेत के अंदर जो खाद है वो खाद पर्याप्त मात्रा में, लेकिन इस खेत के अंदर खाद पर्याप्त मात्रा के अंदर नहीं है। तो पर्याप्त मात्रा के अंदर खाद नहीं होने के कारण इसमें क्या हुआ, जो पौधा है, जो फसल खड़ी है वो कैसी है, कमज़ोर है। कैसी है, कमज़ोर है। कैसी है, कमज़ोर है। कैसी है, कमज़ोर है। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं। देखो, आप भी देखते हो कि अपना जो खेत होता है उस खेत के अंदर जो फसल खड़ी होती है उस फसल के अंदर, आप पूरे खेत के अंदर हर जगह पे ज़मीन एक समान नहीं होती है। हर जैसे मान लो अपन एक उदाहरण के तौर पर एक समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये आपका खेत है, इस खेत के अंदर मान लो यहाँ पर पौधा खड़ा है वो बड़ा है, यहाँ पर छोटे छोटे पौधे हैं, फिर वापस यहाँ बड़ा है, यहाँ बड़ा है, वापस यहाँ बड़ा है। इस तरह से एक खेत होता है, उस खेत के अंदर जो पौधा होता है उस पौधे की जो पूरी जो मिट्टी होती है वो हर जगह पे समान नहीं होती। कहीं पर जो फसली पौधा है वो बड़ा है, कहीं पर जो फसली पौधा है वो छोटा है। वो मिट्टी के ऊपर निर्भर करता है, वो निर्भर करता है आपकी खाद के ऊपर, आपने उस खेत के अंदर खाद कितना डाला हुआ है। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है, और मिट्टी जो होती है वो फसल को क्या प्रदान करती है, खनिज प्रदान करती है। खनिज पदार्थ होते हैं वो क्या करती है, प्रदान करती हैं। और ये पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, और जो भी खनिज होते हैं वो पौधों की वृद्धि के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। और कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। अब देखो, कुछ किसान ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अगर आपने एक फसल बोई है तो उस एक फसल के बाद क्या होगा, दूसरी फसल उगाओगे। और खेत में देखो इसमें क्या है, कुछ क्षेत्रों में जो किसान होते हैं ना, कुछ जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों के अंदर जो किसान होते हैं ना, वो किसान क्या करते हैं, वो किसान क्या करते हैं कि उसके अंदर जो फसल होगी उसके अंदर क्या होगा, एक खेत के बाद दूसरी फसल उसी खेत के अंदर उगाओगे। देखो, अपन ये भी करते हैं, क्योंकि मैं भी एक कृषि से हूँ, किसान का बेटा हूँ, तो आप भी कृषि से होंगे। तो मान लो यहाँ पर आपने पहले दूसरी फसल बोई, दूसरे साल आप क्या बोओगे, वापस वहाँ दूसरी बोओगे। यानी कि वापस यहाँ पर क्या बोया आपने, गेहूँ। क्या बोया है, गेहूँ। तो गेहूँ वापस यहाँ बोनते वक्त कौन सा साल आएगा, चौथा साल। कौन सा साल आएगा, चौथा साल आएगा, तब जाके आप यहाँ पर गेहूँ को बोओगे। देखो आगे, खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते हैं, और खेत होते हैं वो कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते हैं, और छोड़ने भी नहीं चाहिए। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है, कल्पना ये करनी कि जो पोषक पदार्थ होते हैं उनका क्या होता है। देखो,
फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की क्या होती है, कमी हो जाती है। फसल को आप क्या करोगे, लगातार उगाओगे, क्या करोगे, लगातार उगाओगे, तो उसके अंदर क्या होंगे, जो पोषक तत्व होंगे, क्या होंगे, जो पोषक तत्व होंगे उनकी क्या हो जाएगी, कमी, क्या हो जाएगी, कमी, क्या हो जाएगी, कमी हो जाती है, कमी हो जाती है। और इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेत में क्या डालता है, खाद। अब देखो लंबे समय तक आप लंबे समय से आप क्या बो रहे हो, वहाँ पर कुछ फसली बो रहे हो, तो उसके अंदर क्या होगा कि जो फसल खड़ी है, जो फसल खड़ी है उसमें क्या होगा कि धीरे धीरे क्या होगी, उनकी उर्वरकता में क्या आएगी, कमी आएगी, खाद में क्या आएगी, कमी आएगी। मतलब पहली बार आपने वहाँ पर, जैसे मान लो एक आपका खेत है, जैसे ये आपका खेत है, तो इस खेत के अंदर आपने क्या किया, पहले बार क्या बोया, गेहूँ। तो पहली बार यहाँ पर गेहूँ बोए हैं, तो पहली बार तो गेहूँ मान लो यहाँ पर कितने 12 बोरी हुए हैं, कितने बोरी हुए हैं, 12 बोरी। लेकिन जब दूसरी बार बोए तो क्या हो गए, 10 बोरी हुए हैं, तीसरी बार बोए तो 8 बोरी, तीसरी बार बोए तो ऐसे देखो वो भूमि क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, और वहाँ पर क्या होती है, फसल पूर्ण तरीके से परिपक्व नहीं हो पाती है और तैयार नहीं हो पाती है। तो ऐसे जो प्रक्रम होते हैं, जिस खेत के अंदर खाद की कमी हो जाती है उसके अंदर क्या होता है, खाद देना पड़ता है। तो क्या करते हैं, खाद देना कहलाता है। पर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, और पर्याप्त खाद देने से जो पौधे होते हैं वो क्या पड़ जाते हैं, कमज़ोर, क्या पड़ जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। और खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है, और खाद जो होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का कार्बनिक जैविक पदार्थ होता है, और जो कि पौधे एवं जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। अब देखो खाद की विशेषता क्या होती है, ये क्या होता है, कार्बनिक होता है, क्या होता है, कार्बनिक होता है, और जैविक होता है। कार्बनिक और कैसा होता है, जैविक होता है। क्यों, क्योंकि जीवों के द्वारा प्राप्त दिया जाता है। जैसे गोबर होता है, सुना होगा नाम आपने, गोबर पौधों या जंतुओं के अपशिष्ट से प्राप्त होता है, और किसी पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं, और अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है, और इनका अपघटन जो होता है वो क्या होता है, कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। और अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग लिया जाता है, और आप इसको कक्षा 6 के अंदर वर्मी कंपोस्ट केंचुए के द्वारा खाद तैयार करने के विषय में चर्चा कर चुके हैं। यानी कि जो खाद होता है ना, इस खाद को जो तैयार करने की विधि होती है ना, उस विधि को बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट। क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग। और एक होती है कंपोस्टिंग, एक क्या होती है, कंपोस्टिंग। क्या होती है, कंपोस्टिंग। तो सुना आपने कि जैसे देखो एक क्या होता है वर्मी कंपोस्ट, एक क्या होता है वर्मी कंपोस्ट, और एक क्या होता है कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट में क्या होते हैं, केंचुए, क्या होते हैं, केंचुए। और आप जानते होंगे कि जो ये केंचुए जो होते हैं इनको किसानों का मित्र भी कहा गया है। क्रियाकलाप 1.2, क्रियाकलाप 1.2 के अंदर क्या है, मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए, और इनमें से एक ही आकार वाले 3 नवोद्भिद क्या करिए, पादप नवोद्भिद छांट लीजिए। और फिर क्या करना है, 3 गिलास लेना है। ये क्रियाकलाप आप स्वयं करोगे। 3 गिलास लेने हैं, अथवा एक पात्र लीजिए। क्या लेना है, एक पात्र लेना है, और इन पर ए बी सी, एक के ऊपर ए सी है, एक के ऊपर बी, और एक के ऊपर क्या लगाना है, सी निशान लगाइए। और गिलास ए में थोड़ी मिट्टी लेकर उसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए, और गिलास बी में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा क्या मिलाइए, यूरिया मिलाइए। और गिलास सी होगा उसके अंदर मिट्टी लिए और बिना कुछ मिलाए चित्र 1.3 में इनमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए, और प्रतिदिन देखते रहिए। 7 से 10 दिन बाद उनकी वृद्धि को नोट कीजिए। अब देखो ये क्रियाकलाप अलग अलग किया हुआ है कि एक गिलास ये है, दूसरा गिलास ये, और तीसरा गिलास ये मानो ए है, ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है। तो ए के अंदर क्या किया आपने, मिट्टी डाली। क्या डाली, मिट्टी। क्या ये इन 3 बीकर में, बीकर ए, बीकर बी और बीकर सी, इन 3 बीकरों के अंदर बीकर ए के अंदर क्या ली, मिट्टी, बीकर बी के अंदर क्या लिया, यूरिया, और बीकर सी के अंदर क्या लिया, कुछ भी नहीं
लिया और केवल क्या डाला, पानी। क्या डाला, पानी। अब तीनों बीकरों के अंदर समान मात्रा में क्या भरना, पानी। पानी की जो मात्रा होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, समान मात्रा के अंदर क्या होना चाहिए, पानी। अब फिर देखना है, फिर 7 से 10 दिनों के बाद इनकी क्या करनी है, तुलना। क्या करनी है, तुलना। जब आप इनकी तुलना करते हो तो क्या होता है, इसमें क्या होगा कि कौन सा जो पौधा होता है वो क्या करता है, जो वृद्धि होगी वो वृद्धि कौन सा पौधा जल्दी करता है। ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर प्रयोग करके कमेंट बॉक्स के अंदर इसका उत्तर लिखना है। ठीक इसी प्रकार देखो, ये प्रयोग की तैयारी जैसे कि मैंने आपको बताई है। खाद एवं उर्वरक के साथ पौधे की वृद्धि। खाद एवं उर्वरक एवं पौधे के साथ वृद्धि। देखो, क्या तीनों गिलासों में पौधे की जो वृद्धि होती है उसकी गति क्या होती है, एक समान है। किस गिलास में पौधे की वृद्धि बेहतर है, और ऐसा कौन सा गिलास है जिसके अंदर जो पौधे की जो वृद्धि है वो क्या है, बेहतर है। और किस गिलास के पौधों में वृद्धि सबसे अधिक है, तो किस में होगी। एक तो गिलास ए और एक गिलास जो बी है उसके अंदर जो पौधा होगा उसकी जो वृद्धि होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। वो क्या होगी, ज़्यादा होती है। और गिलास सी है, इसके अंदर जो पौधे की वृद्धि है वो क्या होगी, कम। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ना तो खाद है और न मिट्टी है, न उर्वरक है। खाद के बारे में तो आपने देखा। अब उर्वरक क्या होता है। उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है और खाद कैसा होता है, कार्बनिक। ध्यान रखना, खाद कैसा होता है, कार्बनिक। मतलब आप इसको जैविक भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, जैविक। क्या कह सकते हो, जैविक। जो विशेष पोषक से वृद्धि से समृद्ध होते हैं, जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं और वे खाद से भिन्न होते हैं। और ये होते हैं वो क्या होते हैं, खाद से। जो उर्वरक होता है वो खाद से क्या होता है, भिन्न होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। जो उर्वरक होता है इसका उत्पादन कहाँ करते हैं, फैक्ट्रियों में करते हैं। और उर्वरक के कुछ उदाहरण यूरिया, अमोनिया, सल्फर, अमोनियम सल्फर, एक डीएपी भी होता है, डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट, और सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके। एन का मतलब नाइट्रोजन, पी का मतलब फास्फोरस, और के का मतलब पोटेशियम। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता में क्या आती है, कमी। अगर आप खाद अधिक यूज करते हो तो आपकी मिट्टी के अंदर कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो उसकी जगह यदि आप उर्वरक यदि अधिक उपयोग करते हो तो आपकी भूमि है वो बंजर बन जाएगी। कैसी बन जाएगी, बंजर। कैसी बन जाएगी, बंजर बन जाएगी। कैसी बन जाएगी, बंजर बन जाएगी। हाँ, फिर क्या करता है, यह जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत बन गए। और जो उर्वरक होते हैं, जो उर्वरक होते हैं ना, वो मिट्टी जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत बन गए। अतः मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। और फसलों को, जो फसलें होती हैं उन दो फसलों के बीच एक खेत को कुछ समय के लिए बिना उगाए छोड़ देना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण की क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। और इससे, अब देखो, खाद का यूज करोगे तो उससे क्या होगा, उससे जो आपकी मिट्टी होगी उसके अंदर जो गठन और जल के अंदर जो अवशोषण की क्षमता होगी उसमें क्या होगी, वृद्धि। क्या होगी, वृद्धि होती है। मिट्टी में सभी पोषकों के प्रतिपूर्ति हो जाती है। और मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे, गेहूँ। दूसरी ऋतु में, एक ऋतु में क्या उगाते थे, फलीदार चारा जैसे गेहूँ,
मूंग, मोठ, गवार, ये सब एक फलीदार चारा होता है। और उसके बाद क्या उगाते थे, गेहूँ, और इससे मिट्टी में नाइट्रोजन पुनः क्या हो जाता था, पूर्ण हो जाता, मतलब नाइट्रोजन की जो मात्रा थी वो क्या हो जाती थी, वापस आ जाती थी। और किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। और वर्तमान के अंदर भी किसानों को ये जो पद्धति है, इस पद्धति को अपनाने के लिए क्या किया गया, प्रोत्साहित किया गया है। पिछली कक्षाओं में आपने राइजोबियम बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, और इसके विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार पौधे और लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं, कुल होता है एक लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं, कौन से फलीदार, कौन से होते हैं, फलीदार। जैसे ये अभी एग्जाम्पल लिए मूंग, मोठ, ग्वार, है ना, ये पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनके नाम क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया। एक प्रश्न है आपके सामने, फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले पौधे बैक्टीरिया, जड़ों में पाए जाने वाले ग्रंथियों, जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले पौधों का नाम बताओ, बैक्टीरिया का नाम बताओ। सॉरी, एक बार प्रश्न वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ कि फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है। तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया, और इसका कुल क्या है, लेग्यूमिनस कुल है। और वायुमंडलीय स्थिरीकरण करते हैं, और ये क्या करते हैं, वायुमंडल का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। अब देखो ये इनके अंदर एक अंतर दिया गया है। अंतर के बाद देखो ये अंतर दिया गया है, इस अंतर के बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप सभी को पढ़ना है, स्वस्थ रहना है, अच्छे रहना है। कोरोना महामारी है, स्कूलें खुलने की संभावना नहीं है। इससे बेहतर है कि आप खुद घर पे बैठे पढ़ें, और ऑनलाइन क्लासें शुरू हो चुकी है, आप आराम से पढ़ें, बेफिक्र होकर पढ़ें। कोई भी समस्या है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, या मैंने फ़ोन नंबर इसके स्लाइड पर दे दिए हैं, तो आप उससे व्हाट्सअप ग्रुप के जुड़ सकते हैं, नंबर भेज सकते हैं, ताकि मैं व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ूँ, ताकि आपकी जो समस्या होती है उसका निवारण करूँ। खाद और उर्वरक में क्या अंतर है, उर्वरक एवं खाद में अंतर, उर्वरक और खाद के अंदर अंतर देखना है। उर्वरक और खाद के अंदर अंतर, उर्वरक और खाद में अंतर क्या है कि उर्वरक, याद रखना ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। उर्वरक मानव निर्मित लवण होता है। उर्वरक जो होता है क्या होता है, मानव निर्मित लवण होता है। खाद एक प्राकृतिक है जो गोबर एवं पौधों के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होता है। दूसरा क्या है, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। और खाद कहाँ बनाई जाती है, खेतों में। खाद कहाँ बनाई जाती है, खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को आमिष प्राप्त नहीं होती। उर्वरक जो होगा उससे मिट्टी की आमिष होगी वो प्राप्त नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, कमी होगी, बल्कि क्या होगी, कमी होगी। और खाद से मिट्टी को आमिष की प्रचुर मात्रा क्या होगी, प्राप्त होगी, और भूमि बंजर नहीं बनेगी, भूमि बंजर नहीं बनेगी। और इससे जो भूमि होगी वो क्या होगी, बंजर बनेगी। फिर क्या होता है, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, लेकिन खाद में पोषक पदार्थ जो होते हैं वो तुलनात्मक रूप से क्या होते हैं, कम होते हैं। तुलनात्मक रूप से क्या होते हैं, तुलनात्मक रूप से क्या होते हैं, कम होते हैं। फिर क्या है, देखो सारणी 1.1 में खाद और उर्वरक के बीच आपने अंतर देखा। खाद और उर्वरक के बीच आपने क्या देखा, अंतर। क्या देखा, अंतर। बताए गए खाद के लाभ क्या है। अब देखो खाद है, इसके लाभ क्या है, तो लाभ भी जान लो। खाद होगा, इसके लाभ क्या होंगे, खाद के लाभ। अगर खाद मान लो आप खेतों के अंदर डाल रहे हो, कहाँ डाल रहे हो, खेतों में डाल रहे हो, तो इससे क्या लाभ है। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। जैविक खाद जो होता है वो उर्वरक की तुलना में क्या होती है, अधिक अच्छी मानी जाती है। और इसका मुख्य कारण क्या है, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। अगर मान लो खेत के अंदर आपने क्या डाला है, क्या डाला है, खाद डाला है, तो उससे जल धारण क्षमता में क्या होगी, वृद्धि होगी। लेकिन अगर आपने उर्वरक डाला है तो खाद की तुलना में
तो जल धारण की जो क्षमता होगी वो क्या होगी, तुलनात्मक रूप से क्या होगी, कम होगी। तुलनात्मक रूप से क्या होगी, कम होगी। और इससे क्या होगी, खाद जो होगा उससे क्या होगी, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र होती है। और इससे मिट्टी होती है वो कैसी होती है, भुरभुरी होती है और कैसी होती है, सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से हो जाता है, होता है या हो जाता है। तीसरा क्या है, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। मतलब क्या होता है, और इस जैविक खाद से मिट्टी के संगठन में क्या होता है, सुधार होता है। और इस जैविक खाद से मिट्टी का जो संगठन होता है उससे क्या होती है, उसमें क्या होता है, सुधार होता है। और दूसरा क्या होता है कि इसमें जो, जैसे मान लो केंचुआ है, केंचुए को क्या कहा गया है, किसान का मित्र। किसान का क्या कहा गया है, मित्र। किसान का मित्र कौन है, केंचुआ। तो क्या होगा, अगर आप खाद का प्रयोग करोगे तो केंचुए जैसे और भी सूक्ष्म जीव होंगे, और भी क्या होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे, और जो क्या होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे, क्या होंगे, सूक्ष्म जीवों की मात्रा में क्या होगी, मात्रा में क्या होगी, वृद्धि, क्या होगी, वृद्धि होती है। इस तरह से इस जैविक खाद के क्या होते हैं, बहुत सारे आपको लाभ देखने को मिलते हैं। और दूसरा क्या होता है, जैविक खाद होता है वो कैसा होता है, कार्बनिक खाद होता है। कैसा खाद होता है, कार्बनिक। कैसा खाद होता है, कार्बनिक खाद होता है। क्यों, क्योंकि कार्बनिक खाद के अंदर किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, कार्बन की। किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, कार्बन की। और अन्य पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब आगे हम चर्चा करेंगे सिंचाई की, और सिंचाई की चर्चा करेंगे हम अगली क्लास के अंदर। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से रहिए और अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित